जय हिंद, सलाम और नमस्कार। स्वागत आप सभी का आज के लाइव में। बहुत वीक के बाद फेसबुक लाइव कर रहा हूँ। स्वास्थ्य खराब था, अभी भी खराब ही है लगभग। विषय आपको मालूम चल गया है, बात करेंगे उसकी, संवाद भी करेंगे और साथ ही साथ आपके सवालों को भी लेंगे। यदि आपके सवाल हों या मेरा वक्तव्य आपके भीतर कोई सवाल पैदा कर सके तो मेरा भी और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं। जैसा कि विषय है विश्वविद्यालय और धार्मिक संस्थान और शोध और शोधार्थी, और साथ ही साथ एक विषय और कर देते हैं इंक्लूड, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन शिक्षा। सबकी बात करूंगा आपसे, पॉइंट टू पॉइंट करने की कोशिश करूंगा। किसी को आपत्ति हो तो आपत्ति दर्ज ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। किसी का कोई सवाल हो तो वह भी दर्ज करिएगा। तो शुरू करता हूं वीडियो। जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत समय के बाद लाइव कर रहा हूं, क्योंकि उलझा हुआ था मैं इसी द्वंद्व में, किस विषय पर लाइव करना या अपनी बात रखना कहीं देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में तो नहीं आ जाएगा। क्योंकि इस मुल्क में वर्तमान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पिछले कुछ दशकों से छात्रों को यानी कि स्टूडेंट्स को और खासकर रिसर्चर्स को एक शब्द से परिभाषित किया गया है या सम्मानित किया गया है। यदि ऐसे छात्र और शोधार्थी सिस्टम की नीतियों से सवाल पूछते हैं या कोई प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उनके लिए एक शब्द का आविष्कार किया गया है जिसका नाम है अर्बन नक्सल। मुझे भी डर था कहीं मेरे इस वक्तव्य के बाद, या मैंने फेसबुक पर कई भी लाइव किए और यूट्यूब पर भी कई लाइव किए, ये नाम अभी तक तो नहीं जोड़ा, तो एक नाम मैंने खुद ही जोड़ लिया, सिस्टम के कहने पर ही जोड़ लिया। नाम है देशद्रोही। शुरू करता है देशद्रोही आज का वक्तव्य। लगभग फरवरी या मार्च 2020 में यूजीसी का एक नोटिफिकेशन आता है, आपको जानकारी होगी। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, आपको वह नोटिफिकेशन, उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था, आपको मिल जाएगा। वीडियो खत्म होने के बाद उसको मैं उस लिंक को मैं शेयर भी कर दूंगा अपने फेसबुक पेज पर जहाँ मेरी वीडियोस हैं। वह नोटिफिकेशन कहता है, मार्च या फरवरी का आया हुआ 2020 का नोटिफिकेशन है कि रिसर्च के विद्यार्थियों का स्टूडेंट हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, सेंट्रल के हों, स्टेट के हों, प्राइवेट के हों, डीम्ड के हों, उनको अपना शोध कार्य पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स को 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। लेकिन तब तक देश में या कहीं भारत में ना ही कोरोना था ना ही ये महामारी थी। तब ये आदेश आया था कि 6 महीने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा विद्यार्थियों को और शोधार्थियों को अपना शोध कार्य पूरा करने के लिए। यानी कि जिन बच्चों का एडमिशन 2018 में हुआ था, एमफिल के ऐसे विद्यार्थी, उनको 2020 में अपना शोध कार्य जमा करना था, 2020 की जुलाई तक या जून तक। लेकिन अब उनको जो 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया था, तो वह समय बढ़कर हो जाता है दिसंबर तक, नवंबर से दिसंबर तक, यानी कि नवंबर या दिसंबर 2020 तक बच्चों को अपना शोध कार्य जमा करना था। यह समय दिया था और यही 6 महीने का समय पीएचडी के विद्यार्थियों के लिए भी तय किया गया था, इसकी भी आपको जानकारी होगी। लेकिन सवाल 2 पैदा होते हैं। मैं नीचे से शुरू कर रहा हूं वीडियो को लास्ट के टॉपिक से, कि अतिरिक्त समय का लाभ विद्यार्थी या शोधार्थी कैसे उठा सकते हैं या क्या लाभ उठा भी पा रहे हैं। सवाल 2 हैं, क्योंकि 22 मार्च 2020 को इस देश में जनता कर्फ्यू लगता है और 23 या 24 या 25 मार्च, मुझे एग्जैक्ट नहीं है, देश में लॉकडाउन का सिलसिला चालू हो जाता है। और लॉकडाउन के सिलसिले के साथ ही देश के एक साथ तो नहीं कहूँगा, कभी कोई किसी राज्य का विश्वविद्यालय को बंद कर दिया जाता है। पहले विश्वविद्यालय बंद होता है, फिर उसमें पढ़ाई लिखाई बंद की जाती है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन का काम बंद किया जाता है, फिर छात्रावासों से बच्चों को भेजा जाता है या जबरदस्ती भेजने का प्रयास किया जाता है, उसके बाद पुस्तकालय को बंद कर दिया जाता है। यानी कि मार्च के लास्ट वीक से आपने देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों को कोविड और महामारी के चलते हुए बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद की व्यवस्थाओं को लेकर लगभग 1.5 महीने तक देश के सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ठप हो गई थी, ना ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन। ऑनलाइन के व्यापार को लेकर या ऑनलाइन के बाजारीकरण की शिक्षा को लेकर कभी भविष्य में आपसे बात करूंगा। लगभग अप्रैल तक देश के 80% विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया, छात्रावासों से बच्चों को भेज दिया गया,
गिने चुने विश्वविद्यालयों में कुछ बच्चे और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय खुले हुए थे। मैं बात उन्हीं 6 महीनों की कर रहा हूं जो MHRD के कहने पर UGC ने शोधार्थियों को दिए थे अपना शोध कार्य पूरा करने के लिए। मैं UG और PG के स्टूडेंट्स पर भी आऊंगा, फिर मैं विश्वविद्यालयों पर आऊंगा, उसके बाद धार्मिक संस्थानों की उस स्वायत्तता पर भी आऊंगा। किसी धार्मिक व्यक्ति को मेरी बातों से परेशानी होती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। किसी की धार्मिक भावना या आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया जा रहा है, ना अपनी बात रख रहा हूं। जब 6 महीने का आप अतिरिक्त समय देते हैं लेकिन साथ ही साथ विश्वविद्यालय को बंद कर देते हैं, पढ़ाई लिखाई बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि पुस्तकालयों तक को बंद कर देते हैं, तब आप ही सोचिए सूचना प्रसारण मंत्रालय सोचे, MHRD मिनिस्ट्री सोचे, या वर्तमान MHRD मिनिस्ट्री का नाम बदल के जो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया वह सोचे, बड़े बड़े विद्वान सोचे। जब देश के पुस्तकालय बंद हैं, प्राइवेट हों या पब्लिक हों, तो रिसर्चर अपनी रिसर्च कैसे कंप्लीट कर सकते हैं या कर पाएंगे? ऐसी कौन सी संजीवनी बूटी या जादू का मंत्र या कोई टोटका टोना है हमारे विद्यार्थियों या शोधार्थियों के पास कि बिना पुस्तकों और बिना पुस्तकालयों के आप अपने रिसर्च को पूरा कर सकते हैं? और वह अभी तक लागू है नियम, क्योंकि नवंबर के लास्ट तक वह नियम खत्म हो जाएगा, 6 महीने का समय, और दिसंबर में आ जाएंगे नोटिफिकेशन अलग अलग विश्वविद्यालयों के कि MPhil और PhD के विद्यार्थी अपना शोध कार्य जमा करें। क्योंकि हमने तो 6 महीने का समय आपको दिया था, आपने ही पूरा नहीं कर पाए अपना शोध कार्य, तो बच्चे पर दोष मढ़ दिया जाएगा। एक और सवाल पैदा होगा उसके साथ साथ कि यदि उस समय के दौरान आपके पास डेटा नहीं होगा, गुणवत्ता नहीं होगी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का अभाव रहेगा आपके शोध कार्य में, तब आपका शोध रिजेक्ट भी हो जाएगा। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यह शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री और जो भी शिक्षा के अपने आप को विद्वान या रिसर्च से संबंधित समझते हैं, मानते हैं, स्वीकारते हैं कि बिना पुस्तकों के, बिना पुस्तकालयों के और केवल इंटरनेट एक्सेस करने के माध्यम से आप शोध में गुणवत्ता और डेटा कलेक्शन कैसे कर सकते हैं बिना फील्ड में जाए। इस चीज को समझिए कि जब तक विद्यार्थी डेटा कलेक्शन के नाम पर विश्वविद्यालयों से बाहर नहीं जाएगा, जो उसके रिसर्च का क्षेत्र है, शोधार्थी वहां नहीं जाएगा, और जब तक ग्राउंड रिपोर्ट्स की सच्चाई को वो ना देख पाएगा, ना सुन पाएगा, ना समझ पाएगा, ना लिख पाएगा, तो ओरिजिनल डेटा शोधार्थी अपनी रिसर्च में कैसे दे पाएगा? इसका जवाब कौन देगा? और आप उम्मीद करते हैं कि शोधार्थी शोध में गुणवत्ता के साथ साथ एक मौलिकता का संप्रेषण करते हुए अपने रिसर्च को लिपिबद्ध करें। लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि आपने पुस्तकालयों को बंद कर रखा है, विश्वविद्यालयों को बंद कर रखा है, महाविद्यालयों को बंद कर रखा है, और इस देश में लग्जरी एजुकेशन लेने वाले 5% से भी कम लोग हैं। साहिब आलम जनाब, इस देश में 5% से भी कम लोग हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन या महंगी महंगी पुस्तकों को परचेज कर सकते हैं। यानी कि लगभग शोध के क्षेत्र में जो कि हालात ये है कि ओवरऑल स्टूडेंट का यदि एवरेज निकाला जाए 5% से भी कम इस देश में लोग शोध कार्य में लगे हुए हैं। MPhil और PhD में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो, उन 5% बच्चों के लिए क्या आप यूनिवर्सिटी और पुस्तकालय को नहीं खोल सकते थे? बिल्कुल खोल सकते थे, क्योंकि जब आप विशेष परिस्थिति में चुनाव प्रचार की अनुमति कम संख्या के साथ लोगों में नेताओं को दे सकते हैं, किसी भी शुभ कार्य की अनुमति, चाहे वह शादी हो, किसी का जन्म दिवस हो, उसकी भी अनुमति कम संख्या में शरीक होकर लोगों को दे सकते हैं, तो क्या पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों में केवल रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दे सकते थे? लॉकडाउन क्या नहीं हटा सकते थे? बिल्कुल हटा सकते थे, और आपको हटाना भी चाहिए, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी यही कहती है, और लगभग पिछले 4-5 वर्षों से हमारे देश की संसद में भी कहा गया है कि 60% भारत की आबादी युवाओं की है, जिनकी एज 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच की है। मैं बात ये नहीं करूंगा कि युवा कितना बेरोजगार है, मैं उन 18 से 35-40 वर्ष तक के युवाओं की बात करूंगा जो रिसर्च की फील्ड में है या हायर एजुकेशन में भी है, उनकी भी मैं बात करूंगा। लेकिन वह रिसर्च कैसे करेंगे, शिक्षा अर्जित कैसे करेंगे, जब शिक्षालय, विद्यालय, पुस्तकालयों पर आपने पाबंदियां लगा रखी हैं?
क्या रिसर्चर को अनुमति नहीं मिल सकती छात्रावासों में विश्वविद्यालयों में आने जाने के लिए? बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि जब आप नई शिक्षा नीति में विश्व गुरु के साथ साथ महामानव शब्द को जोड़ते हैं तब सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस महामानव रूपी मानव का निर्माण पुस्तकालय से होगा, शिक्षालय से होगा, विद्यालय से होगा या किसी और आलय से होगा। मैं देवालय या शौचालय की बात नहीं करूंगा, वह धार्मिक इशू हो जाएगा। मैं स्वयं एक रिसर्चर हूं, मैं समझता हूं कि जब आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर हो, पुस्तक खरीदने के लिए पैसे ना हो, तकनीकी सुविधाएं ना हो आपके पास, तो अपना रिसर्च कार्य कैसे पूरा करेंगे, उस समस्या को मैं समझता हूं। और जब शोधार्थी के ऊपर आपका गाइड, निर्देशक, शोध निर्देशक, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और डीन तीनों इतना प्रेशर डालते हैं कि बच्चे मानसिक रूप से इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बच्चे सोचते हैं कि सरकार की तरफ से या कई यूजीसी की तरफ से जो स्कॉलरशिप या फेलोशिप आती थी, जब वह भी समय पर नहीं आ रही है तो बच्चे पुस्तकें कैसे खरीद सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा की बात अब मैं करता हूँ आपसे। ऑनलाइन शिक्षा प्लस रिसर्च और इस कोविड के दौर में ऑनलाइन शिक्षा। हमारे एक मित्र हैं, 2-3 दिन पहले उनका छोटा सा वीडियो क्लिप देखा, वो जुड़े भी हुए मेरे फेसबुक पे साथ में, विकास सिंह जी, जेएनयू से पीएचडी स्कॉलर हैं, एमए काफ़ी परिचय हुआ, संवाद भी हुआ। विकास जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये ऑनलाइन एजुकेशन ओनली फॉर लग्जरी एजुकेशन है, लग्जरी क्लास के लिए, लग्जरी स्टूडेंट्स के लिए एंड लग्जरी फैमिलीज के चाइल्ड्स के लिए ये ऑनलाइन एजुकेशन, जिससे मैं पूरा एग्री करता हूँ। उन्हीं की बात से शुरू करता हूँ। जब बिहार में बाढ़ आती है या किसी राज्य में महामारी जैसी स्थिति फैल जाती है, वहाँ परिवार के बच्चे अपने दस्तावेजों को सुरक्षित रखेंगे, अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखेंगे, अपनी पुस्तकों को सुरक्षित रखेंगे, परिवार के सदस्यों को सुरक्षित रखेंगे या अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करेंगे? सवाल ये पैदा होता है। लेकिन आपने एक फरमान सा जाहिर कर दिया या कहें कि एक आदेश लागू कर दिया इस देश में कि ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से ही आने वाले कुछ महीनों में आपको शिक्षा लेनी है और शिक्षा देनी है। और ऑनलाइन शिक्षा ना शिक्षा लेने का माध्यम है ना शिक्षा देने का माध्यम है। हमारे शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा विभाग के सदस्यों को विकल्प देना चाहिए था। विकल्प क्या देना चाहिए था, आज उसकी भी बात करता हूँ। कोविड हो गया था लेकिन अब लगभग स्वस्थ के कगार पर हूँ, उसको छोड़िए, कि जिन बच्चों पे संसाधन हैं, स्मार्टफोन के, लैपटॉप के, डेस्कटॉप के, आईपैड्स के, ऐसे तकनीकी संसाधनों के, डेटा परचेज करने की मनी है, 24 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी है, एक अलग से कमरा है जहाँ शांत माहौल है, वह सभी बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके पास ये डिवाइसेस नहीं हैं, ऐसे आलीशान कमरे नहीं हैं, वह बच्चे एजुकेशन कैसे लें, उसका खर्च शिक्षा मंत्रालय को उठाना चाहिए था। क्योंकि सवाल एक और मैं खड़ा करता हूँ, जब हम विश्वविद्यालयों में या महाविद्यालयों में जाते हैं, क्लासरूम में बैठते हैं, वहाँ का वॉशरूम, वहाँ की पानी की सुविधाएं, वहाँ की लाइब्रेरी, शिक्षक, स्टाफ रूम और कैंटीन तक यूज़ करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हम 6 महीने के 10,000 5,000 की फीस क्यों देते हैं। क्योंकि हम उन चीज़ों का उपभोग करते हैं विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की, इसीलिए हमको वह फीस पे करनी पड़ती है। जैसा कि मैंने बताया कि हम पुस्तकालय यूज़ करते हैं, क्लासरूम यूज़ करते हैं और भी बहुत ज़रूरी काम करते हैं यूनिवर्सिटी में, तब हम फीस देते हैं, तो कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन सवाल दूसरा यह है, जब हम अपने घर से ही शिक्षा ले रहे हैं, अपना ही डेटा यूज़ कर रहे हैं, अपनी ही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, अपने ही डिवाइस का प्रयोग कर रहे हैं, तब विश्वविद्यालय हमसे फीस क्यों चार्ज कर रहा है? बल्कि इसके एवज में जो हम खर्च कर रहे हैं, चाहे वे शोधार्थी हों, चाहे यूजी और पीजी के स्टूडेंट हो, यहाँ तक कि जो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट हैं, वह भी जो अपना डेटा, अपनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर रहे हैं, उस सभी का खर्च इंक्लूड करके इन पिछले मार्च से लेकर ये नवंबर तक जो चल रहा है, इसका जितना भी खर्चा उनका लाइट पर हुआ, डेटा पर हुआ, रिचार्ज पर हुआ, वह सभी खर्चा बिल बनाकर हर स्टूडेंट को अपने अपने विश्वविद्यालयों में भेजना चाहिए और सरकार को भी टैग करके भेजना चाहिए कि हमको इसका खर्चा आप दीजिए। क्योंकि आपको तो हो सकता है डेटा फ्री मिल जाए शिक्षकों को
और रिसर्चर गाइड्स को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, वाइस चांसलर को, असिस्टेंट प्रोफेसर को, उनकी इनकम भी है। लेकिन जिनकी इनकम नहीं है, जिन पे रिसर्च का पैसा नहीं आता है, कोई स्कॉलरशिप या फेलोशिप नहीं है, लेकिन अपने खर्चे पर आर्थिक स्थिति कितनी ही कमजोर हो, क्योंकि जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन किसी भी वेबिनार को अटेंड करते हैं, क्योंकि एक बाउंडेशन ये भी लगाया गया स्टूडेंट्स पर कि आपको एक वीक में या एक महीने में इतने वेबिनार और इस विषय पर वेबिनार लेना मैंडेटरी है, जरूरी है, और ये आवश्यकता ही नहीं आपके लिए आवश्यक भी है। ये बाध्यताएं क्यों लगाई गई हैं, तो उसका खर्च विश्वविद्यालय क्यों नहीं दे रहे हैं, देना चाहिए, ये दूसरा सवाल है। तीसरे सवाल पर आते हैं कि जब इस देश में नियमों के साथ कुछ संख्या में लोगों की अनुमति दी गई है धार्मिक स्थानों में प्रवेश करने के लिए, अभी 15 तारीख को, दिल्ली भी उसमें से एक है, तो क्या, जैसे कि सीबीएसई ने एक अच्छा फैसला लिया, बड़ा स्वागत करता हूं उसका, कि 50% स्टूडेंट 10th और 12th के अब स्कूल में जा सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं, और बहुत से बच्चे गए भी हैं, उनके मेल भी आए हैं, तो इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। तो क्या ऐसा ही फैसला विश्वविद्यालय नहीं ले सकते थे? कितने रिसर्चर होते हैं एक यूनिवर्सिटी में? अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की जाए, लगभग 50 से अधिक डिपार्टमेंट होंगे जो रिसर्च कराते हैं। पीएचडी के मान लीजिए विभाग में 50 बच्चे हैं, एमफिल के मान लीजिए 500 बच्चे हैं, ओवरऑल डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। यानी कि क्या 1500 बच्चों को, 1500 में से अगर 50% 750 बच्चों को ओवरऑल आपके कॉलेज में आते हैं, विश्वविद्यालय में आते हैं, तो क्या मैनेज नहीं कर सकते हैं? जबकि आपका स्टाफ आता है 50% के रेशो में, उनको मैनेज कर सकते हैं, तो बच्चों को मैनेज क्यों नहीं कर सकते हैं? एक विकल्प दीजिए कि आपकी कक्षाएं नहीं हो सकती हैं, माना, पुस्तकालय तो खोल दीजिए, या फिर जो स्टूडेंट अपने शोध निर्देशक से, रिसर्च गाइड से कुछ कंसल्ट करना चाहता है, मिलकर कुछ बात करना चाहता है, कुछ दिखाना चाहता है, कुछ करेक्शन करवाना चाहता है, तो उसकी परमिशन दे दीजिए। रिसर्चर और रिसर्चर गाइड डिस्टेंस भी बनाकर रखेंगे, हाइजीन का भी ध्यान रखेंगे, और एक दूसरे के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब क्लासरूम एजुकेशन होती है और ऑनलाइन एजुकेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, दोनों में सीखने सिखाने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, और इस लग्जरी एजुकेशन को हम ढो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अस्थाई है, ये खर्चीली है, और ये कुछ लोगों के लिए ही सीमित है। इस चीज़ को हमें समझना होगा। और एक और चीज़, 2-3 दिनों से जेएनयू में प्रोटेस्ट हो रहा है। कुछ लोगों ने वीडियो भी मुझे भेजा और अपने सवाल भी करे, मुझसे अच्छा भी लगा कि आपके विश्वविद्यालय में ऐसा क्यों नहीं होता है। साहेब, मैं जिस विश्वविद्यालय में वर्तमान में हूँ, वह गांधी की कर्म भूमि है, विनोबा का सहयोग है उसमें, और संतों की नगरी है, नाम है वर्धा, महाराष्ट्र। मैं वहाँ से संबंध रखता हूँ, और जब वर्धा महाराष्ट्र की बात करता हूँ, वहाँ संतों की बात करता हूँ और अपने विश्वविद्यालय की बात करता हूँ। वहाँ आवाज़ उठाना तो बहुत आसान है साहेब, लेकिन आपकी आवाज़ के साथ दूसरा व्यक्ति आवाज़ उठाएगा या नहीं, इसके लिए आपको बहुत सोचना पड़ता है। इसीलिए मेरे विश्वविद्यालय में या मेरे माध्यम से, क्योंकि इस वीडियो में मैं केवल अपने विश्वविद्यालय की बात भी कर सकता था, लेकिन मैं एक शोधार्थी हूँ, उससे पहले मैं भारत का नागरिक हूँ, तो मुझे भारत के विश्वविद्यालय की चिंता है, ना कि अपने विश्वविद्यालय की चिंता है। और हो सकता है मेरे इस वीडियो को मेरे विश्वविद्यालय के कुछ स्टूडेंट, कुछ शिक्षक भी देख रहे हों और कुछ रिसर्चर भी देख रहे हों, और ये भी हो सकता है कि मेरे विश्वविद्यालय के या अपने अपने विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में कुछ स्टूडेंट भी इस सूचना को देख रहे हों। तो वह जो सवाल मैंने उठाए हैं, सभी सवाल अपने अपने विभाग में पहुंचाइए, उनसे सवाल करिए कि ऑनलाइन शिक्षा का खर्च कौन उठाएगा, स्टूडेंट या विश्वविद्यालय। और जब इस देश में मदिरालय खोले जा सकते हैं, और हवाला ये है कि जीडीपी बढ़ने में, इकोनॉमी को डेवलप करने में, बूम करने में यह बहुत फायदेमंद है हमारे देश के मदिरालय, तो क्या देश की जीडीपी विश्वविद्यालयों से नहीं बढ़ती है? क्या इस देश में महाविद्यालयों, विद्यालयों या रिसर्चरों की आवश्यकता नहीं है? क्या इस देश में, मैं फिर वही कहूँगा, किसी धर्म से ना ही मेरा परहेज है, ना ही किसी धर्म से मेरी खिलाफत है, जब इस देश में आप धार्मिक संस्थानों को ओपन कर सकते हैं, चुनाव प्रचार की अनुमति दे सकते हैं,
धार्मिक त्योहारों की अनुमति दे सकते हैं, तो 20% या 25% या 50% की मात्रा में शोधार्थियों को विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों में प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। और साथ ही साथ ऑफलाइन शिक्षा का खर्चा यदि शिक्षा एक विद्यार्थी उठाता है तो मेरी समझ में आता है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा में 99% खर्चा स्टूडेंट खुद उठाता है। इंटरनेट खुद के पैसों का होता है, डेटा खुद के पैसों का होता है, फ़ोन जो चार्ज करता है उसका खर्च भी स्टूडेंट देता है। तो फिर विश्वविद्यालय फीस किस नाम की ले रहे हैं? और बहुत से विश्वविद्यालयों ने और बहुत से स्कूलों ने भी इस ऑनलाइन शिक्षा के दौर में बच्चों से फीस चार्ज की है। यहाँ तक कि CBSE ने फीस चार्ज की है। इस चीज को समझिए कि CBSE ने भी फीस चार्ज की है। और जब कहा गया है कि लॉकडाउन के दौर में करोड़ों लोगों की नौकरियां गई हैं और लाखों स्टूडेंट बेरोजगार हुए हैं, और उन्हीं लाखों स्टूडेंट में से हजारों स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी लगभग पिछले 4 से 6 महीने की स्कॉलरशिप और फेलोशिप नहीं आई है। और जब MHRD उर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से RTI के माध्यम से सवाल किया गया कि स्कॉलरशिप क्यों नहीं आ रही है बच्चों की, तो वह जवाब देती है कि हमारे कोष में पैसा नहीं है स्कॉलरशिप देने के लिए। ये जवाब है उनका। RTI की कॉपी आएगी तो मैं ज़रूर टैग करूंगा भविष्य में, लेकिन ये जवाब है। तो विश्वविद्यालय बंद है तो क्यों बंद हैं, ये सवाल करिए अपने फ्रेंड से, अपने शिक्षकों से। और एक सवाल और करिए, मेरी तरफ से मैं इंक्लूड कर देता हूँ कि कब तक बंद रहेंगे, कब तक बंद रहेंगे, यह भी सवाल करिए। क्योंकि जब तक एक डेडलाइन नहीं होगी आप अपने आप को मानसिक रूप से तैयार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नए सत्र की एडमिशन प्रोसेस अधिकांश विश्वविद्यालयों में प्रारंभ हो चुकी है और कई विश्वविद्यालयों में फर्स्ट ईयर के एडमिशन कंप्लीट भी हो गए हैं। तो क्या उन बच्चों को भी आप विश्वविद्यालय आने से रोकेंगे? जो बच्चे अभी 12th पास करके पहला कदम रखने वाले हैं विश्वविद्यालय में, उनको आप कैसा माहौल देना चाहते हैं? एक संकुचित माहौल देना चाहते हैं, एक विकसित माहौल देना चाहते हैं, या एक तार्किक दृष्टि के साथ उनको समाज में रहने लायक बनाने का कार्य विश्वविद्यालय करना चाहते हैं? जैसा कि मैंने सुझाव दिया कि 25% या 50% की मात्रा में आप पहले रिसर्चर को अनुमति दीजिए यूनिवर्सिटीज़ में आने की, फिर आप PG के स्टूडेंट्स को अनुमति दीजिए यूनिवर्सिटीज़ में आने की। गैप के आधार पे 1 महीने, मान लीजिए दिसंबर में आपने रिसर्चर को अनुमति दी हॉस्टल में आने के लिए, विश्वविद्यालय में आने के लिए। फिर आप अपने माहौल को देखिए, 1 महीने में सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, क्या कोविड वहाँ फैलता है या कोई डिस्टर्बेंस होती है 100 बच्चों के आने से? आपको लगता है कि परिस्थितियाँ ठीक हैं, हम मैनेज कर सकते हैं? उसके बाद आप PG के फर्स्ट ईयर के बच्चों को अनुमति दी जाने के लिए, उसके बाद PG के सेकेंड ईयर के बच्चों को अनुमति दीजिए। इसी प्रकार MA के इसी प्रकार UG के बच्चों को, और जिस प्रकार CBSE ने 10th और 12th के बच्चों को अनुमति दी है, उसी प्रकार 5th 6th 7th 8th 9th उन बच्चों को अनुमति दीजिए। अब एक और बात कर लेते हैं कि मैनेज कैसे करें। विश्वविद्यालय यदि खुल भी जाते हैं तो कैसे मैनेज करना चाहिए विश्वविद्यालय के अलग अलग विभाग को। एक हमने लंबा चौड़ा लेटर तैयार किया है, भेजा भी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। अफसोस साला PDF फाइल में था, एडिट नहीं कर सकता हूं, और हार्ड डिस्क मेरी हो गई है करप्ट या खराब, कॉपी भी नहीं है। जवाब आएगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा। मैंने सुझाव दिए हैं कि विश्वविद्यालय को कैसे मैनेज करना चाहिए। पहली चीज, पुस्तकालयों की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा किसी भी विश्वविद्यालय में और महाविद्यालय में यूज करने वाली 2 ही चीज मैं समझता हूँ। एक है पुस्तकालय और दूसरा है शौचालय। पुस्तकालय और शौचालय, पहले पुस्तकालय की बात करते हैं। अपने विषय के अकॉर्डिंग बच्चा पुस्तकों का चयन करेगा, रैक से उठाएगा, इशू कराएगा और अपने कमरे में, अपने हॉस्टल में, अपनी क्लास में चला जाएगा, और मुश्किल से आधे घंटे का समय उसको लगेगा। ऐसे ही अनुमति जब हम किसी भी निजी संस्थान में जाते हैं या कैफे में जाते हैं या लाइब्रेरी में जाते हैं, खासकर साइंस लैब में जाते हैं, तो हर बच्चे का टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि आपको आधे घंटे तक, 1 घंटे तक इस सुविधा का लाभ लेना है। तो वैसा ही नियम बनाइए, पुस्तकालय में हर एंट्री गेट पर रजिस्टर रखिए कि एक बच्चे को आधे घंटे का या 15 मिनट का समय मिलेगा। लाइब्रेरी में अपने कार्य को पूरा करे, पुस्तकों का चयन करे, इशू कराए और बाहर चला जाए। यह है पुस्तकालय की व्यवस्था है। और जिस रो में बच्चे यदि ज़्यादा जाते हैं, बच्चे के उस रो से जाने के बाद, निकल जाने के बाद पूरी जगह को आप सैनिटाइज कर दीजिए। खर्चा जरूर आएगा, लेकिन आप बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, मानसिक मजबूती दे पाएंगे और पढ़ाई से बच्चे जुड़े रहेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी चीज, शौचालय।
शौचालय एक ऐसी जगह है जहां विश्वविद्यालय में काम करने वाला, चाहे शोधार्थी हो, स्टूडेंट हो, कर्मचारी हो, शिक्षक हो या कोई भी अधिकारी हो, उसका यूज जरूर करता है। उसको आप हर आधे घंटे में करिए सैनिटाइज और हर एक से 2 घंटे में करिए उसकी सफाई। अब वहां से बचाव कर सकते हैं। तीसरा विभाग आता है यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में, वह है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक। उसके लिए आपने मास्क की व्यवस्था की है, ग्लव्स की व्यवस्था की है, इसकी भी व्यवस्था कीजिए। और जिस भी डिवाइसेस का प्रयोग आपके कर्मचारी करते हैं, कार्य करने वाले लोग करते हैं, चाहे उनका कंप्यूटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, रखा हुआ टेबल हो, पेन हो, सीट हो, कोई भी चीज हो, हर 2 से 3 घंटे में उसको चेंज किया जाए या उसको सैनिटाइज किया जाए, इसकी व्यवस्था कीजिए। और जब एकेडमिक काम से कोई स्टूडेंट किसी फैकल्टी मेंबर के पास जाता है तो उनके बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए 2 से लेकर 3 फीट का, इसका पालन करें। समस्या जरूर आएगी, लेकिन आप इन समस्याओं के साथ अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं विश्वविद्यालयों में। एक और इशू है विश्वविद्यालयों में छात्रावासों का। छात्रावासों में जो बच्चे अभी रह रहे हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं, अपना लाल सलाम, जय भीम और वंदे मातरम भेजता हूं कि कम सुविधाओं में, प्रशासन के दबाव के बावजूद, संसाधनों के अभाव में और आर्थिक परेशानी को झेलते हुए विश्वविद्यालयों में रह रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से सलाम करता हूं। क्योंकि उस कोविड के दौर में प्रशासन के अधीन कहें या दबाव में कहें 4 महीने मैं भी रहा हूं, लेकिन जब मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होगी, बहुत जिसे ज़्यादा बोलते हैं, तब मैं वहां से निकला हूं और कर्जा लेकर टिकट लिया है और तब कई राज्यों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा हूं और स्वास्थ्य मेरा बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। तो उन बच्चों को सलाम है। अब बात करते हैं छात्रावासों की। जितने भी छात्रावास में बच्चे हैं उनको आप कंपनसेशन दीजिए। पहली चीज कि उनका जो मानसिक शोषण ही कहूँगा मैं, और उनका जो नुकसान हुआ एजुकेशन का, उनकी भी बात करूँगा। उनको आप कंपनसेशन दीजिए, उनको काउंसलिंग दीजिए और मानसिक स्वास्थ्य कैसे मजबूत हो सकता है उन बच्चों का, इसकी व्यवस्था हर विश्वविद्यालय, हर यूनिवर्सिटी, हर महाविद्यालय को करनी चाहिए। काउंसलरों की ज्वाइनिंग कीजिए, परामर्श निर्देशकों की ज्वाइनिंग करवाइए 2 से 3 महीने में, कि हर हॉस्टल में रहने वाले बच्चे की काउंसलिंग करें, हर फैकल्टी मेंबर की काउंसलिंग करें जब आप विश्वविद्यालय खोलते हैं। क्योंकि जो मानसिक दबाव बन चुका है बच्चे पर, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बन चुका है, जब तक हम उससे बाहर नहीं निकलेंगे, ना ही अपना रिसर्च कार्य पूरा कर पाएंगे, ना ही पुस्तकों को इश्यू तो करवा लेंगे लाइब्रेरी से, कमरे में पुस्तकों, लेकिन पुस्तकों को पढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो दबाव है, जो प्रेशर है, कहीं ऐसा ना हो इसके दबाव के कारण बच्चा यहाँ रस्सी डाल के लटक जाए और आप कहें जनाब इसमें हम क्या कर सकते हैं। दिस इज अ कॉल्ड सुसाइड। सुशांत के सुसाइड की बात मैं नहीं करूँगा और ना ही मैं बच्चों के सुसाइड की उम्मीद करता हूँ। इसलिए विश्वविद्यालय व्यवस्था करे, लाइब्रेरी की हो, शौचालय की हो, एकेडमिक की हो, रिसर्चर की हो, और जो ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर बच्चों का खर्च हुआ है उसका कंपनसेशन भी दे। और यदि इस देश में मदिरालय खोले जा सकते हैं, मदिरालय खोले जा सकते हैं, धार्मिक संस्थान खोले जा सकते हैं, मॉल खोले जा सकते हैं, सिनेमा हॉल खोले जा सकते हैं, जिम खोले जा सकते हैं, शादी पार्टी की अनुमति हो सकती है, चुनाव प्रचार के लिए अनुमति मिल सकती है। बिहार की बाढ़ के समय में, कोविड के दौरान, जब इस देश के हालात ये हैं कि दुनिया के 5वें सबसे बड़े देश में अपने उस माहौल, उस गंदी राजनीति के बावजूद भी आपने अनुमति दी कई कार्यों को। उस 5वें देश का नाम है उत्तर प्रदेश। आप कहेंगे उत्तर प्रदेश तो राज्य है भारत का, जी नहीं जनाब, आबादी के मामले में दुनिया का 5वां देश है उत्तर प्रदेश। जब आपने वहां अनुमति दी चुनाव मंदिर मस्जिदों को खोलने के लिए, सरकारी संस्थानों को खोलने के लिए 50% अनुमति के साथ, तो क्या विश्वविद्यालय को नहीं खोल सकते हैं? और यदि विश्वविद्यालय को नहीं खोल सकते हैं तो बच्चों से फीस ना ली जाए, बच्चों से परीक्षाएं भी ना ली जाए। क्योंकि जब बच्चों को आपने अध्ययन कराया नहीं है तो परीक्षाएं आप किस आधार पर लेंगे? प्रमोट करना भी ठीक नहीं है तो परीक्षाएं लेना भी ठीक नहीं है। लेकिन उन बच्चों को मैं फिर से सलाम करता हूं जिन्होंने परीक्षाएं देने का निर्णय लिया, उसमें सफल भी हुए। और उन बच्चों को भी मैं सलाम करता हूं कि आर्थिक अभावों के बावजूद, आर्थिक संसाधनों के बावजूद, और बिहार के लोगों को तहे दिल से 2 बार सलाम करता हूं और दिल से सलाम करता हूं कि बाढ़ के स्थिति में भी
कोविड के दौर में भी, और जो प्रवासियों का पलायन हुआ था, मजदूरों का पलायन हुआ था अप्रैल से मई और जून तक के महीने में, उसके बावजूद भी वहाँ के विद्यार्थियों ने कई प्रवेश परीक्षाएं दी और कई विश्वविद्यालयों के लिए प्रवेश परीक्षाएं भी दी। उनको भी मैं सलाम करता हूँ। इस वीडियो में जो भी मैंने बात कही कि विश्वविद्यालय क्यों खोले जाएं और खोले जाएं तो किस प्रकार से खोले जाएं, और बच्चों का जो नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, उसकी बात कही, और क्या कंपनसेशन देना चाहिए और नहीं देना चाहिए उसकी भी बात कही। यदि कोई सवाल किसी का रहा हो, किसी के दिल को कोई आहट पहुंचा हो, कोई क्षति हुई हो मेरी बातों से, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इस वीडियो को मैं यूट्यूब पर नहीं डाल सकता था क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल की लिमिटेशन है एजुकेशन पर्पज से। आप भी कहेंगे कि यह वीडियो तो एजुकेशन, ये एजुकेशन का वीडियो नहीं था, ये एकेडमिक वीडियो था, एकेडमिक सूचना थी, पॉलिटिक्स की सूचना थी, रिलीजियस, इसलिए मैं यूट्यूब पर नहीं डाल सकता था, इसलिए फेसबुक लाइव किया। और फेसबुक लाइव इसीलिए भी किया क्योंकि फेसबुक पर अधिक से अधिक लोगों तक सोशल नेटवर्किंग अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। आपके भी कोई सुझाव हों अगर विश्वविद्यालय के बारे में कि क्यों खोले जाने चाहिए, क्यों नहीं खोले जाने चाहिए और कब तक खोले जाने चाहिए, और इस देश में विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है, मंदिरालयों की आवश्यकता है, या फिर देवालयों की आवश्यकता है, या शौचालयों की आवश्यकता है, ये आप तय करें। अपने से सवाल करें, अपने बुजुर्ग से सवाल करें, अपने अभिभावक से सवाल करें, क्योंकि सवाल नहीं कर सकते हैं तो जुबान को सिल लीजिए और गांधी के बंदरों को फॉलो कीजिए। गांधी होना अपने आप में क्या है और गांधी के बंदर बनकर जीना अपने आप में क्या बात है, कभी भविष्य में चर्चा करूंगा। यदि मुंह में जबान है तो बोलिए, हाथों में क्षमता है तो लिखिए, सोचने की और बोलने की क्षमताएं हैं तो औरों को सोचने पर मजबूर कीजिए। यदि जिंदा हैं तो जिंदा रहने का सबूत दें। 100 में 70 आदमी जब तक यहाँ नाशाद है, दिल पर रखकर हाथ कहिए, देश क्या आज़ाद है, देश क्या आज़ाद है। विश्वविद्यालयों की आज़ादी ही हमारे देश की संवैधानिक, राजनैतिक, आर्थिक और विश्व गुरु वाली छवि को बेहतर बना सकती है। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने देखा और पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले किसी दिन किसी और विषय के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और यहाँ से मजबूत रहिएगा। आप मानसिक रूप से यदि स्वस्थ नहीं होंगे तो शारीरिक रूप से कितने भी स्वस्थ हो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने मन को, मस्तिष्क को शांत रखें, स्वस्थ रखें, सजीव रखें और जड़ कभी ना होने दें। चेतन अवस्था में रहें और चेतन होने की बात ही करें। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव चीज़ों का प्रचार करें। नमस्कार।